नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज संडे स्पेशल में फिर से हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर अंकुर जोशी जी, जो वनस्थली विद्यापीठ में फैकल्टी मेंबर है और उनका काफ़ी अभ्यास है, इतिहास से जुड़ा हुआ साथ-साथ वो बहुत अच्छे लेखक भी है, वक्ता है और उनकी एक बुक है शास्त्रीय पैरेंटिंग, वो बुक का ज़िक्र मैंने पहले भी किया था, सबको पढ़नी चाहिए। सर थैंक यू वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। हाँ बिल्कुल, और आप सबके आपके चैनल के सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। यस सर, थैंक यू सर। सर अभी आज हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी के जो भी टेक्स्ट बुक्स है पर्टिकुलरली सोशल साइंस के, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और वो चेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने योगा का भी इंट्रोडक्शन किया, बाद में उन्होंने आई थिंक चाणक्य का भी उन्होंने कुछ इंट्रोडक्टरी लेसन डाला है। लेकिन और एक बात है कि मोहम्मद गजनी जिसने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया, उसका एक छोटा-सा ही पैराग्राफ पहले के टेक्स्ट बुक में था, उसको भी चेंज कर रहे। तो सर ये आज हम बात करेंगे कि जो हिस्ट्री आज तक हमको पढ़ाएगी, हम भी पढ़े, आप भी पढ़े सर और काफ़ी सारे बच्चे जो है उन्होंने पढ़ी, चेंजेस अभी आए। तो इसका क्या परिणाम सर हमारे बच्चों के ऊपर हुआ और क्या इतिहास राष्ट्र निर्मिति के लिए कैसा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपने, जहाँ हिस्ट्री और इतिहास की दोनों की बात करी है। तो हमेशा उसका असर तो पड़ता है, क्योंकि हम अपने आपकी जो आइडेंटिटी से अपने आप को जोड़ते हैं कि हम आज कौन हैं। तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, तो हम किस लीनिएज को बिलोंग करते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का इतिहास क्या है, हम जिस राज्य या राष्ट्र में रहते हैं उसका इतिहास क्या है। और अगर एक जनरल तौर पे देखें तो हमेशा बचपन से मन में एक जिज्ञासा रहती है, जिसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं, कि मानव का इतिहास क्या रहा है। तो धरती कैसे शुरू हुई, मानव जीवन कैसे शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ। तो ये किसी भी बालक या बालिका के बहुत जो अर्ली स्टेजेस रहती हैं लाइफ की, उनमें ये जिज्ञासा के रूप में प्रश्न आता ही रहता है। तो ये जो जिज्ञासा है, ये जो वैक्यूम है, उसका आंसर उनको क्या मिलता है, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि उनका अपना जीवन का दृष्टिकोण क्या होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक शोध हुई थी ऑस्ट्रेलिया में कि जिन बच्चों को अपने दादा दादी या नाना नानी के बारे में पता था, उनके जीवन के बारे में पता था, तो वो ज्यादा प्रसन्न पाए गए उन बच्चों की तुलना में जिनको नहीं पता था। तो विदेशी कई ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कई देशों में तो हम देखते हैं कि वो माता पिता के साथ ही बहुत कम समय देते हैं, तो संयुक्त परिवार का तो सिद्धांत नहीं है। यस। तो इसका बहुत गहरा संबंध होता है कि व्यक्ति की लीनिएज किसको बिलोंग करती है। जैसे अपने भारत में हर व्यक्ति को अपना गोत्र पता होता है, जिसका संबंध सीधे उन सप्तऋषियों से होता है। तो यस। किन ऋषि की परंपरा, कुल और गोत्र का वो व्यक्ति होता है, तो वो कथा सुन के उसको अपने अंदर एक विश्वास जागता है। जैसे आज के समय पे भी कोई बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो कि इस विश्वविद्यालय या इस स्कूल से आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ये पास आउट हुए थे और आज वो यहाँ पर हैं। तो उससे वो एक जुड़ाव महसूस होता है कि हमारे एलुमनाई वहां काम करते हैं, हम उस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं जिसने देश को ऐसे बुद्धिमान लोग दिए। तो वो पास्ट का बहुत गहरा कनेक्शन होता है आज की आइडेंटिटी से और हमारे जीवन का। तो ये तो एक वो संदर्भ में इसलिए रखना जरूरी है। तो हिस्ट्री में इसीलिए जहां बात आती है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वह बिल्कुल सही हो, उसमें छिड़कानी करी नहीं गई हो। और इसीलिए जो उसका असली शब्द है इतिहास,
उसका जो संस्कृत शब्द हुआ था इतिह, जिसका मतलब होता है जैसा है वैसा ही, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो हमने देखा कि जो भारत की हिस्ट्री लिखी गई, जो किताबों में अधिकतर पढ़ाई जाती है, जो अंग्रेजी शिक्षण व्यवस्था में, उसमें बहुत सारे ऐसे डिस्टॉर्शंस थे, बहुत सारे बायस जिनको कहा जा सकता है, या तो छुपा दी गई, बढ़ा चढ़ा के लिख दिए गए, सब तरह से वो हुआ। और एक बहुत बड़े सामाजिक वर्ग का दृष्टिकोण उसी रूप में बन गया है, जो किताबों में स्कूल में देखा और पढ़ा। यस तो उसका प्रभाव तो बिल्कुल पड़ता है। यस सर। सर जैसे कि आपने बताया कि प्रभाव तो पड़ता है सर, लेकिन सर जब हम पश्चिमात्य देशों की बात करते हैं तो नॉर्मली वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। बहुत कम ऐसे उदाहरण होंगे कि किसी देश में डिस्टॉर्शन हुआ है। तो सर ऐसा कोई एग्जाम्पल है सर आपके सामने कि वहां पर भी ऐसे कुछ डिस्टॉर्शन हुए और फिर उसका परिणाम बच्चों के ऊपर हुआ, जैसे आज हम बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही हुआ, वहां पर भी विदेशों में भी ऐसा बहुत हुआ और बहुत मैसिव लेवल पर हुआ। जैसे अधिकतर ब्रिटेन के लोगों को उनके जो पूर्वजों ने जो कॉलोनियलिज्म करा, जो पूरे देश दुनिया में उन्होंने जितने अत्याचार किए, उनसे वो बिल्कुल अनभिज्ञ है, उनको कोई जानकारी नहीं होती उनके उनके जो पूर्वजों ने जो कॉलोनियलिज्म करा। तो ये एक तरह का कि उनके द्वारा करे हुए अत्याचार के बारे में उनको खुद को कुछ जानकारी नहीं होती। ब्रिटेन में बहुत होता है। ऐसे ही जो अमेरिका है, वहां पे एक हम्म। पर्सन ने किताब लिखी थी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके, जॉन टेलर गट्टो। वो खुद एक स्कूल टीचर थे और हम्म। उन्होंने बताया था कि 1850 के पहले अमेरिका के शिक्षण व्यवस्था में इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हुआ करते थे, करीब 1.25 लाख। ओके। जैसे हमारे गुरुकुलों का कॉन्सेप्ट था, बहुत कुछ मिलता जुलता वैसा था। वहां पे ऐसे लोकल जो लोग होते थे, जो विद्वान होते थे, वो उस बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे और वो उसके अनुरूप बड़ी कस्टमाइज्ड एजुकेशन वहां होती थी। लेकिन जब ये अमेरिकन सिस्टम में भी प्रशियन मिलिट्री एजुकेशन सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करा गया, तो हम कई बार कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश एजुकेशन लाई गई। ये ब्रिटिश भी नहीं है, ये प्रशिया से ब्रिटेन और अमेरिका पहुंची और बाद में यहाँ पर आई। और ये प्रशियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो पूरे विश्व में चलती है, ओके। जो कि बच्चों को ऐसा एक मशीन की तरह बनाती है और सोचने समझने की क्षमता खत्म करती है, और एक बस मासेस को कंट्रोल करने का सिस्टम। तो उस किताब में उन्होंने इसी तरह की चीजों को क्वेश्चन करके आह्वान किया है लोगों से कि बाहर निकलिए और उस तंत्र से बाहर निकलिए, हमको जो पढ़ाया गया, जिस तरह से पढ़ाया गया वो गलत है। तो केवल ये भारत में ही नहीं होता, मतलब विश्व भर में इस तरह का होता है। और जो शोधार्थी हैं, जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म करके एक पूरा एकेडमिक लिटरेचर होता है, यस। पोस्ट मॉडर्निस्ट, पोस्ट कॉलोनियलिस्ट, वो लोग इसको बहुत प्रश्न उठाते हैं कि हिस्ट्री का पूरा सेंस है। तो ये जैसे न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, कई देशों में इस तरह का देखने में आता है। यस सर। तो सर अगर हम हमारे देश की बात करते हैं तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब हमारे पास एक बहुत बड़ा चांस था कि बच्चों को सही इतिहास बताए, जो कुछ भी था हमारा रिच कल्चर ट्रेडिशन बताए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। और काफी सारे लोगों ने फिर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हुए जो एजुकेशन सिस्टम में करना चाहते थे वो कर दिया। तो इसका परिणाम सर क्या हुआ हमारे उस पीरियड में से जो भी बच्चे निकले या हम लोग निकले? हाँ, देखिए, इतिहास 1947 के बाद ये सब चीजें हमारे हाथ में थी, लेकिन अगर आप देखें तो उस समय भी इस तरह की चीजों को बिल्कुल वो वाइट वॉश और ब्रेन वॉश करने का बहुत प्रयास हुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक बहुत जितने भी लोग पिछले
1947 से 2010 तक का जो फेज निकला, उस समय उनका जो विचार था, उनका जो परिप्रेक्ष्य था, अपने ही इतिहास के बारे में जो नजरिया था, वो उसी तरह से शेप हुआ। जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि अरे पिछले 1000 वर्ष का क्या, तो उनके दिमाग में एक निश्चित पैटर्न ही इमर्ज होके आएगी। राइट। और इसका और स्पेसिफिक उदाहरण अगर आपको देखना हो, तो ये मैंने एक छोटी सी इनफॉर्मल रिसर्च ही कह लीजिए उसको की थी। जो इन लोगों की आयु करीब अभी जो 60-70 वर्ष के हैं इस समय, उनसे मैंने पूछा कि आपका इमरजेंसी के बारे में क्या ओपिनियन है, जो जी के समय लगाएंगे। मुझे टेम्पलेट आंसर मिलता था, हर कोई कहता ट्रेन टाइम पे चलने लग गई थी, लोग में डिसिप्लिन आ गया था, ऐसे बिल्कुल सेट 3-4। फिर मैंने कहा ये क्या कारण हो सकता है, तो फिर उस समय के, अब आजकल डिजिटल आर्काइव में न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय इतना सोशल मीडिया ये सब तो होता नहीं था, तो वो न्यूज़पेपर के कॉलम्स और आर्टिकल्स में वही आता था जो सरकार चाहती थी, और उसी ने उस इमरजेंसी की इमेज वैसी बना रखी कि बहुत अच्छा समय था, डिसिप्लिन आ गया था समाज में, कि भारत के लोग जो हैं वो तो पुलिस के डंडे खाकर ही सुधर सकते हैं। ये परसेप्शन 60-70 साल की उम्र के कई लोगों में मैंने देखा, और फिर उसको क्योंकि उनके दिमाग में वही छपा, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ा। ऐसे ही स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर जाएं, तो कई लोगों के दिमाग में ये था कि गीता पढ़ के व्यक्ति जंगल भाग जाता है, सन्यास में भाग जाता है, तो क्योंकि वो वैसी छाप पड़ी, मतलब कि क्या सही क्या गलत, इतिहास में क्या हुआ। जैसे राजा, हमारे सारे राजा लोग चोर थे, बदमाशी करते थे, इस वजह से देश गुलाम हो गया। तो शिवाजी जैसे राजा थे, महाराणा प्रताप जैसे राजा थे, ऐसा ऐसा जो इतिहास है वो इतिहास ही कम था। और ये अभी भी, लेकिन लोकल उनमें वो चीज अवेलेबल है, लेकिन मासेस में से वो चीज गायब हो जाती। अब कितनी ही रानियों का योगदान था। अब जैसे मैं और किसी की बात क्या करूं, मैं स्वयं अपनी बात करूं, मैं इंदौर से हूं, मध्य प्रदेश से हूं। हमने कभी स्कूल में, कॉलेज में इतने ध्यान से कभी अहिल्याबाई होलकर के बारे में सुना ही नहीं, जाना ही नहीं। वो तो मेरी बहन है, उसने यहाँ वनस्थली में जब पीएचडी की लोक संग्रह में, और उसने अहिल्याबाई के ऊपर उनका उनका कैसे गवर्नेंस रहता था उसकी जब शोध करना शुरू करी, तो उसके थ्रू हमको ये सब चीजें पता चली कि उनका कितना उत्कृष्ट योगदान था। तो यस। इंदौर में जन्म लिए, इंदौर में रहे 25 वर्ष, लेकिन और ये सिर्फ मेरी नहीं, ऐसे कई लोगों की स्थिति होगी, और अब जाके लेकिन सरकार ने उनके बहुत सारी चीजें करना शुरू की है जैसा हो। और सिर्फ अहिल्याबाई नहीं, जो हमारे वनवासी थे उनके, कभी एक इंदौर के पास में एक झाबुआ है, तो वहां पे एक संस्था है, बड़ा वो अच्छा कार्य करते हैं। तो वहां पे उन 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 लोगों ने, वनवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कितना युद्ध किया, अंग्रेजों को कितना दूर भगाया, उसकी कथाएं किसी को नहीं पता है। तो दिमाग में वो जो छाप पड़ी थी कि मतलब अरे ये तो भील है, ये आदिवासी हैं, ये तो लुटेरे हैं, वो छाप पड़ी थी। लेकिन अगर सत्य तो देखने जाएंगे तो उनका इतना बड़ा योगदान था। तो वो इतिहास हमारे राजा महाराजाओं, गुरुकुल और ब्राह्मणों का सुन के कि मतलब अरे वो तो अत्याचार करते थे, क्षत्रिय राजा लोग वो तो अपने अपने सब काम धंधे में लिप्त रहते थे, और वो अपने जीवन को मदमस्ती से जीते थे। वैश्य, अरे सारे बिजनेसमैन तो चोर हुआ करते हैं, अरे ऐसा होता है। तो वो पूरा परसेप्शन वैसा बन जाता था। तो यस। इतिहास का वो मतलब 1947 के बाद भी यही चला। राइट। क्योंकि सर 1947 के बाद जो भी लिखने वाले थे उन्होंने अपनी तरह से इतिहास को तोड़ा या मरोड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ सर कि हमारी मानसिक गुलामी नहीं गई। हमारे मन में वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आज भी है सर, कि हमारी कोई भी चीज अच्छी है तो भी हम उसकी तरफ नहीं देख पाते। तो ये बहुत बड़ा एक आघात हमारे राष्ट्र पे था।
हाँ, बिल्कुल आघात तो ये राष्ट्र पे, क्योंकि राष्ट्र की जो चेतना है, राष्ट्र की जो कथा है कि हम कौन हैं, तो उसका सीधा संबंध जो हमने शुरू में बात की थी कि हमारी आइडेंटिटी से था। यस। और इतिहास में जो पढ़ाया गया, किताबों में, स्कूल में देखा गया, तो उसी से तो फिर व्यक्ति आगे के लिए भी अपने लिए प्रेरणा लेता है। अब जैसे अगर हमको यही इतिहास पढ़ाया गया कि भाई जो भी हमारे सैनिक राजा वगैरह हुआ करते थे, वो लोग तो लूटने के काम करते थे, तो कोई भी बालक या बालिका अपने आप को उस रूप में कभी देखना ही नहीं चाहेगी कि मैं अब एक राज्य में सुशासन लाने का प्रयास भी करूं। अगर उसको ये है कि अरे पहले तो हमारे यहाँ की जो गुरुकुल और इनमें पढ़ाया जाता था वो तो एक ऑपरेशन था, तो ऑपरेस करते थे, तो कोई व्यक्ति अपने आप को उस क्षेत्र में आगे लाना ही नहीं चाहेगा। तो जो हम्म। युवाओं की जो एस्पिरेशन हम बोलते हैं, वो एस्पिरेशन कहाँ जाके टिक गई कि बस हमको तो कहीं अपने गांव या कस्बे से बाहर निकल के तहसील में जाना है, तहसील वाले को थोड़े से बड़े शहर में जाना है, बड़े शहर वाले को मेट्रो में जाना है, मेट्रो वाले को दिल्ली जाना है, और दिल्ली वाले को नई दिल्ली से निकल के न्यूयॉर्क जाना है। तो यस। दिमाग में बस वो ट्रेजेक्टरी वैसी बन गई कि योगदान तो कुछ ऐसे राष्ट्र को देने की कोई कथाएं है नहीं, और जो सक्सेस है बस वो केवल प्रोफेशनल सक्सेस पाना है, सूट बूट पहन के ऑफिस जाना है। तो वो दिशा वैसी निर्धारित हो गई। तो राइट। अब जो जो भी बालक पढ़ता है अपना इतिहास या पढ़ता है, तो वो उसी परसेप्शन को लेके जीता है कि हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने तो कुछ करा ही नहीं, उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं, हमको तो जो भी कुछ पढ़ाया गया सारा वेस्टर्न साइंसेस ने आके पढ़ाया। तो ये हिस्ट्री केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रहती, उसका असर मैथमेटिक्स में भी होता है कि क्या रे, हाँ। हमारे किताबों में तो हमारे तो कोई गणितज्ञ थे ही नहीं, सारा कुछ जो है वो वेस्टर्न मैथमेटिशियंस का है। साइंस, अरे हमारे तो लोग कोई साइंटिस्ट थे ही नहीं, सारा साइंस वेस्टर्न लोगों। तो वो परसेप्शन ऐसा बना कि सारा मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग सब कुछ जो है वो विदेशों से भारत को आके सिखाया गया, और हम लोग एक लुटे पीटे गरीब देश के लोग थे जिनको कुछ आता जाता नहीं। तो यस। इसका बड़ा मतलब एक तरह से सदमा है ये, एक तरह से समाज की चेतना पे तो आघात है, ये है बिल्कुल। बिल्कुल सर। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल आपने बताया कि साइंस भी हम लोग ऐसा मतलब मानते हैं बच्चे कि उधर से ही आया है सब कुछ। लेकिन जब मैं जब बात करती हूँ ना, दशावतार में वराह अवतार बताते हैं, तो एक पृथ्वी गोल है जो वराह अवतार में वो उठाए हुए है भगवान विष्णु। तो सर उसमें से जो सर ये है ना कि हमको तब से पता है कि पृथ्वी गोल है। हाँ, वो ऐसे कई हैं कि जो उदाहरण भी हैं, स्पष्ट रूप हाँ। से दिया हुआ भी है, ग्रंथों में लिखा हुआ भी है, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, वेदों में, रामायण में, पुराण में कई चीजें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णन आता है, मतलब जिसमें कोई शोध का भी ज्यादा विषय नहीं। लेकिन वो तो पढ़ा ही नहीं ना कभी किसी ने। तो राइट सर। अब अभी लेकिन एक फॉर्चुनेटली एक अच्छा हुआ है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स करके जो एआईसीटी और इन लोगों का एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक डिवीजन बना है आईकेएस, वो लोग इस पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे स्कूली शिक्षा, कॉलेज लेवल में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को पढ़ाया जाए, जिसमें कि उसके लिए वो काफी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और इन सब पर भी काम चल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी है, जैसे प्रोफेसर महादेवन है जो आईआईएम बैंगलोर में थे, उनकी एक इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे किताब आई हुई है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत विस्तृत में काम किया है, गणित के लिए, विज्ञान के लिए क्या क्या हुआ है। तो वो सब आ रहा है, और इससे लोगों को सिर्फ ये ही नहीं कि गोल था, मतलब उसके बहुत एडवांस्ड कई चीजें थी, जैसे मेटलर्जी हो गया, साइंसेज हो गए, तो जिसको कोई अब तो लोग जानने लगे हैं, मानने भी लगे हैं, समझने भी लगे हैं, क्योंकि काफी बहुत मैसिव स्केल पर इसके ऊपर शोध हो रहे हैं। यस। तो वो अब धीरे धीरे मासेस तक जाने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये सर वो तो डेफिनेटली समय लगेगा, लेकिन सर अभी जो वो बदलाव आ रहे हैं, हमने टेक्स्ट बुक में दो चार एग्जांपल्स लिए हैं।
तो क्या सर इससे जो माइंडसेट है बच्चों का वो थोड़ा बहुत बदलने में मदद मिलेगी सर हमको, जो प्रयास हम सब कर रहे हैं, जो आज तक उनको नहीं बताया गया? हाँ, देखिए माइंडसेट तो जो बालक होता है या जो बालिकाएं हैं जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजों में, तो उनके ऊपर अलग-अलग तरह के फोर्सेस काम कर रहे होते हैं एक साथ में। एक बिल्कुल। होते हैं वो टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जो कंटेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। दूसरा होता है जो पेरेंट्स क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और तीसरा जो आज की तारीख में है, मीडिया का रोल बहुत पावरफुल रहता है। तो अब स्कूली शिक्षा का कंटेंट और करिकुलम में तो जो आ रहा है, तो वो टीचर्स उसको पढ़ें और उसको किस तरह से उसको पढ़ाते हैं उनके सामने, उसके ऊपर कह रहे देखो ये तो सरकार ने ऐसा कह दिया, हम तो ये तो एक बुरी हाँ। अप्रोच हो सकती है। दूसरा यस। वो टीचर कहे कि देखो ये तो अब हमारा असली इतिहास हमारे सामने आ रहा है। तो एक फोर्स तो टीचर किस तरह से उसको क्लासेस में पढ़ाते हैं, किताबों में तो आ गया है, लेकिन वो किस भावना से और कितने उस दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं, एक तो वो फर्क पड़ेगा। दूसरा जैसे पेरेंट्स का कहा है कि अब अगर वो कई पेरेंट्स हैं, वो अगर वो किताबें उठा के देखते हैं तो उनको खुद को भी वो चीजें जाननी और पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तो कुछ और ही पढ़ा था। यस। तो उनको भी तैयार रहना होगा कि हाँ भाई हमने जो पढ़ा था वो, और अब जो असली जो सत्य है, जो असलियत है, उसमें अंतर है। तो टीचर और पेरेंट्स जो आज उस में है, जिनकी नई ट्रेनिंग हो रही है वो तो ठीक है, जो मैं पुराने एग्जिस्टिंग है उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये दूसरा। और तीसरा जो ज्यादा प्रभाव अगर आप देखें कि सब बच्चे हैं वो आजकल इतनी छोटी सी उम्र में फोन लेके घूमते रहते हैं, तो डिजिटल मीडिया का जो कंटेंट है, उस कंटेंट से वो क्या कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये हुआ है वैसे कि अब जैसे जब से सोशल मीडिया लोगों के हाथ लगा है, तो दोनों तरफ क्या फायदा है, मतलब उसके अनेक तरह के नुकसान है कि वो क्या क्या पढ़ लेते हैं, क्या क्या देख लेते हैं। लेकिन डिजिटल कंटेंट इसमें काफी अवेलेबल है, जो इतिहास को प्रश्न उठाता है, गलत चीजों को और सही चीजों को बारे में जानने की करता है। तो ये वाली अब इन तीनों फोर्सेस में से, तीनों फोर्सेस का अगर समन्वय रहे कि जो स्कूल में ठीक से पढ़ाया जाए भारत का इतिहास, पेरेंट्स भी उसको वहां बताएं और उसी तरह का डिजिटल कंटेंट वो करेंगे कंज्यूम, तो वो उनका पक्ष बदलेगा। पर एक जो यस। हिडन फोर्स हम बोलते हैं, फिर उनकी वो स्व विवेक कितना जागृत होता है बच्चों का। देखिए इतिहास तो क्या है कि फिर कल को कोई किताबें बदल दे, फिर कल को कोई बदल दे, फिर किस तरह की सरकार आ जाए, किसका राज हो जाए, किसका शासन हो जाए, कौन जानता है। लेकिन व्यक्ति का अगर स्व विवेक जीवित है, तो वो कहीं ना कहीं से सही मार्ग पे पहुंच जाएगा। तो इन किताबों को पकड़ते हुए व्यक्ति अगर रामायण, पुराण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषदों तक पहुंच जाए, तो वो सही, वो वहां हो जाने के बाद फिर ये हम कह सकते हैं कि अब नहीं बिगा सकेंगे। यस। तो सर हम लोग स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे, तो जब जो नौजवान वहां पर है वो सर कैसे इसको देखते हैं सर कि, क्योंकि मैंने सर वंदे मातरम का जब डिबेट चला था लोकसभा में, तो हमारे नेता लोग बोल रहे थे अरे अभी पुरानी चीजों के क्या डिबेट करना। तो क्या सर ये आज की जो जनरेशन है यंग पर्टिकुलरली जो आपके पास है, वो क्या सोचती है सर हमारे जब इतिहास को जब अभी एक रिवाइवल हो रहा है फिर से? हाँ देखिए, एक बड़ा अच्छा है कि युवाओं ने भी प्रश्न करना तो शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हम्म। जब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि दूसरा पक्ष भी आने लगा है, और हमने जो स्कूलों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, और हमने जो इतने समय से देखा, वो एक ही पक्ष प्रबल था। तो हम्म। अब हमको दूसरे पक्ष की भी दृष्टिकोण समझ में आने लगा है, तो कई हैं जिन्होंने इसको लेकर प्रश्न तो करना शुरू कर ही दिया है। तो हम्म। उनको भी एक अलग, क्योंकि वो नया भी लगता है थोड़ा,
और वो थोड़ा-सा अलग भी बात लगती है, तो वो उसकी थोड़ी एक्सेप्टेंस उनमें रहती है। दूसरा, इन लोगों को उतना अभी युवाओं में उतनी ग्राउंडिंग नहीं है। सो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए वो ठीक है, वो घटना घट गई, वो उनकी वर्तमान की समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि उनको इन इतिहास के चीजों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भाई ठीक है, जो भी है अब आज का हमारा क्या। तो वो तो उनका थॉट ज्यादा प्रबल है ही, क्योंकि वो बहुत और उनकी भी समस्या नहीं है कि उनके ऊपर जिस तरह का बम्बार्डमेंट होता है एक्सटर्नल चीजों से, आप देखिए कितना डिस्ट्रैक्शन में जीवन है उनका। कंटिन्यूस फोन उनके सामने है, कोई मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, और सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं, कई बार पॉजिटिव में भी। अब कंटिन्यूस अब कोई जो ये असाइनमेंट, वो ऑनलाइन, ये क्लास, ये सारी चीजें, तो उनके पास एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है, तो वो हम्म। एक्सेसिव इंफॉर्मेशन ब्रेन उनकी प्रोसेस कर ही नहीं पाता, क्योंकि बराबर। उनको ठहराव का समय नहीं मिल पा रहा। तो इतिहास और ये सब चीजें जानने के लिए ठहराव, तो उनका ब्रेन जो है वो उन चीजों को एक तरह से फ्लैश आउट ही कर देता है कि भाई ठीक है, अब जो भी है सो है। लेकिन कुछ लोगों को अब ये चीज समझ में आना, एटलीस्ट वो प्रश्न तो उठाने लग गए। राइट, राइट सर। अभी सर, हम क्या ये सोच सकते हैं या फिर ऐसी आशा कर सकते हैं कि जो चेंजेस आए हैं वो हमारे मन में, मतलब जो अभी आने वाली जनरेशन है उनके मन में राष्ट्रवाद जागरूक करेगी? हाँ, अब अपेक्षा तो है कि ये करेगी। अब वो क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, टाइम विल टेल। तो हम मतलब पूरी उससे तो कह नहीं सकते कि क्या होगा, हम तो अपना कार्य कर सकते हैं, यस। क्योंकि अ, जैसे मैंने कहा ना कि ये दो तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं कि वो किस दृष्टि से, तो जो जो टीचर जो क्लास में जा रहा है वो हम्म। पढ़ाता है, घर में क्या इस तरह की चर्चाएं होती हैं, सोशल मीडिया और जो डिजिटल मीडिया वो जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनका जो एक कॉमन नैरेटिव बनता है, जो हम नैरेटिव बिल्डिंग की बात करते हैं, तो क्या हम वो, अब वो सिर्फ मीडिया मतलब न्यूज चैनल से नहीं आएगा, किस तरह की मूवीज वो देखते हैं, किस तरह का, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्कूल एजुकेशन के अलावा जो कि समाज का नैरेटिव शेप करते हैं। तो ये बिल्कुल। सारा नैरेटिव बिल्डिंग का बड़ा काम है, जिसके ऊपर मतलब अगर कहें तो थोड़ा पिछले 10-11 साल में जब से भाजपा की सरकार आई थी, उन्होंने थोड़ा सा देर कर दी। अब नरेंद्र मोदी जी ने बात करना शुरू की है, थोड़ा रिगरसली उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि डीकोलोनाइजेशन का नैरेटिव जो 2035 तक हम मानसिक गुलामी से पार पाए। लेकिन इसका जो नैरेटिव बिल्डिंग है दूसरी तरफ से बहुत स्ट्रांग है, जो हम्म। वेस्टर्न है और जो अलग रिलीजियस लॉबीज हैं, वो बहुत पावरफुली उस नैरेटिव को बिल्ड करते रहते हैं। और हमारा यस। नैरेटिव बिल्डिंग बहुत वीक है, जो राजीव मल्होत्रा जी जिसके ऊपर काफी समय से काम। बात कर रहे हैं, तो जो राष्ट्रवाद की प्रबल भावना या कोई सी भी भावना को करने के लिए नैरेटिव चाहिए, तो उसमें स्कूल का बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान रहता ही है। लेकिन स्कूल के अलावा अब जैसे समाज में लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, गांव कस्बों में क्या बातें हो रही है, रोज टीवी चैनल न्यूज चैनल में क्या आ रहा है, किस तरह से अखबारों में छप रहा है, किस तरह से विदेशी अखबारों में भारत के बारे में क्या लिखा जा रहा है, जो इंडियन डायस्पोरा बाहर रहता है वो हम्म। क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे, तो उसके आधार पे समाज का वो चलता है। तो यस। उसके लिए कहना तो अभी मुश्किल है कि क्या होगा, तो क्योंकि बड़ा कार्य है वो। यस सर, तो इसीलिए सर हम याद करते हैं, मुझे तो सावरकर जी का वो कहना याद आता है हमेशा। वो कहते थे कि अगर आप झूठा इतिहास टेक्स्ट बुक में से पढ़ाने वाले होंगे तो सच्चा इतिहास बताने की जो जरूरत है वो हम करेंगे, और उन्होंने बहुत प्रयास भी किया था।
तो आप जैसे जो है शिक्षक है या फिर आचार्य है, वो इस काम में हाथ ज़रूर बटाएँगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए सर, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आप हमारे साथ जुड़े और ये भी कहेंगे कि सावरकर ये भी कहते थे कि जो देश इतिहास भूल जाता है, उसका भूगोल बिगड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि आजू-बाजू में कैसे भौगोलिक परिस्थिति आज हमारे देश के है। सो थैंक यू सर वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े और सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा आज का ये स्पेशल वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।